कभी कभी जाने अनजाने में हम उन चीज़ों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कोई ऐसी कल्पना की होती है। जब ऐसा कुछ घटता है तो वो बिल्कुल अकाल्पनिक होता है। आज ठीक ऐसा ही कुछ राजू के साथ भी घटित हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी। राजू अपने माता पिता के साथ मोतीहार के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी अफसर थे और माँ एक घरेलू थी। वैसे राजू का सारा बचपन मोतीहार में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली आ गया था और ऊपर वाले की मर्जी से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवट बदलने लगा। दिन रात महीने और कुछ साल ऐसे करते कुछ दिन बीत गए, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। राजू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थी, गमले के फूल खिलखिला रहे थे और पक्षियों की आवाज चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत नजारों का एक रंग रंगा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। राजू भी इन प्रकृतियों के नजारों में कुछ डूब सा गया था। तभी अचानक उसने एक फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे, अपना किया वादा कब निभाओगे। ये आवाज राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को बड़ी ही जोर से झकझोर दिया हो। वह घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई ना था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी लेकिन वो भी 1 महीने से काम पे नहीं आ रही थी। तो फिर ये आवाज किसकी थी? राजू को जब कोई ना दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाके खुद की तसल्ली करने लगा, पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। राजू ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझ के भुला दिया, पर वो बीती हुई बात कोई वहम ना थी, वो तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रात राजू चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेके पांव तक पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसे ये समझते देर न लगी कि शायद वो बुरी तरीके से डरा हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था ये उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही स्वर थे जो कुछ दिन पहले राजू ने अपने कानों से सुना था। तुम मेरे से मिलने कब आओगे, अपना किया वादा कब निभाओगे। अब तो जैसे राजू के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा ही छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वो करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होठों पे सटाया कि तभी किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आई। राजू का शरीर एक बार फिर से कांप उठा। उसके हाथ सुस्त पड़ गए और शरीर कांपने लगा। उसके हाथ में से पानी की बोतल नीचे गिर गई। वह इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वह अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन में से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ तो आ गया था कि किचन में बर्तन इस बिल्ली की वजह से गिरे थे, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में नहीं जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपने बिस्तर में घुस गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजने तक जैसे तैसे अपने बिस्तर में ही लेटा रहा, फिर फ्रेश होके अपने ऑफिस को जल्दी ही निकल गया। राजू के ऑफिस में उसके कई दोस्त थे, पर उनमें से साहिल अकेला ऐसा था जिससे राजू अपनी हर बात और अपनी हर प्रॉब्लम शेयर किया करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला कि काम थोड़ा जल्दी खत्म कर। साहिल कुछ समय बाद फिर से बोलता है, यार तू कहाँ खोया हुआ है, पूरे 10 मिनट हो गए हैं, सब ठीक तो है। राजू घबराते हुए बोलता है, हाँ यार सब ठीक है। साहिल उसे जवाब देता है, लगता तो नहीं है, बताना क्या बात है। यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। साहिल बोलता है, ठीक है फिर चल जल्दी से लंच करते हैं। दोनों दोस्त लंच करने के लिए चले जाते हैं। साहिल पूछता है, अरे राजू तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? सॉरी यार आज मैंने लंच के लिए कुछ बनाया ही नहीं। साहिल फिर पूछता है, फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया? नहीं मुझे याद नहीं रहा। ओके कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट के खा लेंगे। वैसे यार एक बात पूछूं? राजू जवाब देता है, पूछ। साहिल पूछता है, यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, तू इतना सीरियस और गुमसुम सा कभी नहीं दिखा। आज ऐसी क्या बात है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब है? राजू पूछता है, पहले तू प्रॉमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। साहिल जवाब देता है, अरे यार कैसी बात कर रहा है, तू छोड़ना इन सब बातों को, अपनी समस्या बता। राजू ने सारी बीती बात साहिल को बता दी।
साहिल बोला, देख यार, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तेरा वहम भी हो सकता है। राजू बोलता है, यार वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले से पता था कि सबकी तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। साहिल बोलता है, सॉरी यार, पर मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। सुन, मेरी बात मान तो कुछ दिन के लिए मोतीहार चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा और क्या पता ये चीज ठीक भी हो जाए। वैसे भी तूने कितने लंबे समय से कोई छुट्टी भी नहीं ली है। राजू बोलता है, यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। साहिल बोलता है, हाँ बोलना। राजू पूछता है, आज रात तू मेरे साथ मेरे ही रूम में रुक जा। साहिल भी मान जाता है। फिर दोनों ऑफिस के बाद राजू के घर के लिए निकल पड़ते हैं। साहिल बोलता है, देख राजू, मुझे लगता है ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने को आ गई, पर मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। राजू जवाब देता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ। और दोनों दोस्त सो जाते हैं और फिर अगली सुबह साहिल बोलता है, अरे राजू जल्दी कर, तेरी ट्रेन न छूट जाए। राजू जवाब देता है, नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूँ, तू सामान तब तक बाहर निकाल। साहिल राजू को रेलवे स्टेशन तक छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर राजू ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल पड़ता है। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद राजू अपने घर पहुंचता है। वहां अपनी मम्मी पापा से मिलकर वह बहुत खुश होता है। राजू की मम्मी बोलती है, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिर राजू अपनी माँ से बोलता है, माँ बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूंगा, वैसे भी इस बार लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, जो चाहे वो खिलाते रहना। राजू के पापा बोलते हैं, क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि तू दिल्ली छोड़ हमेशा के लिए यहीं आ जाए। राजू बोलता है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। राजू यहाँ आके तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक राजू की माँ घबराते हुए बोलती है, जी आपने कुछ सुना? राजू के पापा बोलते हैं, क्या हुआ, रात के 2 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है? राजू की माँ बोली, जी आपको कोई आवाज नहीं आ रही? राजू के पापा बोलते हैं, हाँ आ तो रही है, लेकिन ये आवाज तो राजू के कमरे में से आ रही है, वो ठीक तो है? फिर दोनों राजू के कमरे की ओर जाते हैं। राजू नींद में बड़बड़ाता हुआ बोल रहा था, तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजू की माँ घबराते हुए राजू को जगाती है, अरे राजू उठ, क्या हुआ, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? तभी राजू घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। राजू के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए कहते हैं, ले बेटा पहले ये पानी पी। राजू पानी पीता है। राजू के पापा फिर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ, तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो? राजू नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। उसने बोला, कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया, अब आप लोग सो जाओ। राजू के माता पिता सोने चले जाते हैं, पर राजू अभी भी जाग रहा था, वो बेचैन था। वह खुद से बातें कर रहा था कि समझ नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं मेरे लिए आम बात थी, पर अब यहाँ भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। राजू ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने अपने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडर में खड़ी थी और वहां से राजू को बुला रही थी। अब तो जैसे राजू को आए दिन ये दौरे पड़ने लगे। राजू के माँ बाप बहुत घबरा गए थे, पर उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। इधर राजू हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर टाल देता था, पर राजू को लगता था कि सपने वाले खंडर को उसने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग पे थोड़ा जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वह खंडर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था। लेकिन तसल्ली के लिए एक बार वह उस खंडर को जाके देखना चाहता था। उसने मन में निर्णय किया कि कल ही वह उस खंडर को देखने जाएगा। अगले दिन हिम्मत करके वह उस खंडर को खोजने निकला और उसे मिल भी गया। ये खंडर सपने वाले खंडर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस खंडर के अंदर जा सके। वह घर की ओर लौटने लगा, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुम आ गए, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। राजू के जैसे पूरे बदन में सांप रेंग गए हो। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वह इतना डर गया था कि अपने पैरों की चप्पल भी वहीं फेंक तेज कदमों से घर भाग आया। राजू के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे की जिद के आगे वो लोग मजबूर थे। राजू की माँ राजू के पास आकर बोलती है, कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना, हम सबको जाना है। माँ तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। राजू की माँ फिर उदास मन से बोलती है, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? राजू अपनी माँ को बोलता है, मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग भी ना मेरे सपनों की वजह से परेशान रहते हो।
राजू की माँ ने राजू को खूब समझाया, पर राजू ने उनकी एक न सुनी और अगले दिन उसके माता पिता उसके मामा जी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इधर राजू बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं, वैसे भी अकेला हूं, नहीं मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन वो आवाज़ तो बिना सपने के भी आ जाती है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजू फिर खुद से ही बात करने लगता है, इस रोज रोज के झंझट से तंग आ गया हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे उस खंडर में ही मिल पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैसे, क्यों ना मैं फिर एक बार उस खंडर तक जाऊं। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका भी तो नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों ही घर पर नहीं है, वो तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। पर क्या रात में जाना सही होगा? वहाँ दिन में ही इतना डर लगता है। लेकिन रोज रोज के झंझट से तो अच्छा है क्यों ना एक ही दिन में सारे झंझटों का निपटारा कर दिया जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाऊं। अब चाहे जो हो जाए, आज की रात तो मैं जाऊंगा वहाँ। अब जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने से पहले लेना होगा। राजू उस रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडर की ओर चल देता है। राजू घर से निकल तो गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे ही उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भी भारी सा होने लगा था, जिससे उसके कदमों की गति कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमी। सड़क के किनारे पे खड़े पेड़ पौधे हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे कि उन सभी को राजू के वहां जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी राजू इन सबको पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था और आखिरकार राजू इस वीरान और बेजान भूतिया खंडर तक पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर की सारी नसें डर से फट रही हो। कुछ देर तो वो दूर से ही सहमा हुआ उस खंडर को निहारता रहा। फिर वह एक निर्णय के साथ आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडर बहुत डरावना और भयानक दिख रहा था। राजू खंडर के मुख्य दरवाजे से अब अंदर आ चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवारों और कुछ बिगड़ी हुई गंदगी के सिवा वहाँ कुछ न दिखा। राजू डरता हुआ चिल्लाया, लो अब मैं आ गया, तुम मुझे बुला रही थी ना, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। तब उसने बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। राजू जैसे ही ये बोल के वापस जाने लगा, वैसे ही खंडर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो गया। हवाएं तेज बहने लगी और तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको मत जाओ। राजू अब डर से सिहर रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका शरीर कांप रहा था, सिर से पसीने की धारा और भी तेज हो चली थी। फिर भी वह अपनी बची कुची हिम्मत को समेटते हुए पीछे की ओर मुड़ता है, पर इस बार भी उसको कोई न दिखाई दिया तो उसका डर और बढ़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, मैं डर डर के जीना नहीं चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जिसे राजू ने कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही राजू बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडर सन्नाटे से भर जाता है। कुछ देर बाद राजू बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं मरियम हूँ और तुमने मुझसे वादा किया था, शायद तुम उसे भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं, मैं तुम्हें बस अपनी बात कहना चाहती थी। राजू बोलता है, पर मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो? मरियम उसे अपना जवाब देते हुए बोलती है, तुम मुझे भूल चुके हो इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। राजू फिर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम उसे याद दिलाते हुए कहती है, याद करो जब हम अच्छी दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगी, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती हूँ तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। राजू उसकी तरफ देखकर बोलता है, देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मरियम उससे बोलती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली या तुम्हें रोकने वाली, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राजू उससे बोलता है, देखो तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज मुझे जाने दो। मरियम उसे बताती है, बात आज से 3 साल पहले की है।
तब ये खंडर खंडर नहीं था बल्कि एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई डेविड और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहा करती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वहीं दूसरी तरफ डेविड को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, जिससे पापा और मम्मी डेविड से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा डेविड को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर डेविड इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। उसने तो जैसे मम्मी पापा को अपने सपनों का कफन पहना दिया था। उसके ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, उसका जो जी चाहता वो वही करता था। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर डेविड के पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे। समय बीतता गया और मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डेविड हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। और तो और आए दिन गाली गलौज करना, जुआ खेलना, शराब व गांजे का नशा करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। मम्मी पापा दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के बहुत ऊपर आ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। डेविड की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था, इसलिए उन्होंने आसपास में एक फैसला लिया कि वो डेविड को सिर्फ डराने के लिए ये कहेंगे कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सारी की सारी वसीयत और प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर देंगे। शायद इस बात को सुन के उसमें कोई फर्क आए और वो बदल जाए। बस यही सोचकर पापा ने डेविड के आते ही उससे बोला कि डेविड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। डेविड नशे की हालत में हंसते हुए बोलता है, डैड, ऐसी कौन सी बात करनी है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं माँ मर तो नहीं गई? डेविड के पिता बोलते हैं, अरे नालायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल, वो भी अपनी माँ के लिए। डैड, अभी मेरा मूड खराब मत करो, मैं कल बात करूंगा आपसे। डेविड के पिता बोलते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। डेविड बोलता है, तो फिर बकते क्यों नहीं, जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? फिर डेविड के पिता बोलते हैं, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बूढ़े बाप से कैसे बात की जाती है? डेविड अपने पिता से बोलता है, जी मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, और आपको मेरी बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खामा अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। डेविड के पिता बोलते हैं, देखो, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक बिल्कुल नहीं है, तेरे जैसी नालायक औलाद तो ऊपर वाला दुश्मन को भी ना दे। डेविड अपने पिता से बोलता है, देखो, मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकल गया होता। डेविड के पिता बोलते हैं, अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ का लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है। डेविड अपने पिता से बोलता है, कौन सा फैसला, कैसा फैसला? देखो, मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरा समय बर्बाद मत करो। डेविड के पिता बोलते हैं, हमने ये फैसला किया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम हमारे लिए मर चुके हो, हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनाई है और उसके मुताबिक हमारी सारी जायदाद पे मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मारिया का होगा, तुम्हारा नहीं। डेविड ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है, बुड्ढे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। डेविड के पिता बोलते हैं, क्या मतलब है तेरा, तू अपने बाप को मारेगा? डेविड बोलता है, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी डेविड आगे बढ़ता है और मैच पे रखे गमले को उठाकर अपने पिता के सर पर जोर से ना जाने कितनी बार मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगता है। डेविड के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए कहते हैं, तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा, मरियम इसका बदला जरूर लेगी। डेविड बोलता है, जब जिंदा रहेगी तब ना, अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता, इस पूरी जायदाद का मालिक मैं हूँ, मरियम नहीं। डेविड के पिता जमीन पे गिरते हुए अपनी आखिरी दम लेते हैं। तभी डेविड की माँ वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर दंग रह जाती है। डेविड की माँ जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया, काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता तो शायद हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ये मत समझना कि ये सब करके तू बच जाएगा। डेविड हंसते हुए बोलता है, देखो माँ, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी, अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलवाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया था कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। डेविड की माँ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड गमला उठाकर उनके सर पे दे मारता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है। फिर डेविड उनकी गला दबाकर हत्या कर देता है।
ये सब सुनने के बाद राजू ने मरियम से पूछा, मरियम तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? मरियम बताती है, मुझे भी मेरे भाई डेविड ने ही मारा। डेविड के सर पे खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया, तब मैं सो रही थी। उसने मेरी तकिया से ही मेरा गला घोट दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। राजू पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? मरियम बताती है, डेविड ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के तहखाने की दीवार में चुनवा दिया और कुछ ही दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। इस बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात समझ सके और ना ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया कि ये पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और ये बंगला एक भयानक भूतिया खंडर में बदल गया। राजू पूछता है, तो ये सब मुझे क्यों नहीं याद है और तुमने मुझे ये सब बताने के लिए पहले ही क्यों नहीं बुलवाया? मरियम उसे बताती है, क्योंकि हमारे साथ जब ये हादसा हुआ था तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। राजू बोलता है, तो क्या ये मेरा दूसरा जन्म है? मरियम जवाब देती है, हाँ। राजू मरियम से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मरियम जवाब देती है, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। राजू बोलता है, लेकिन ये कैसे संभव है? मरियम बोलती है, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के तहखाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में आज भी मौजूद हैं। आजकल डेविड दूसरे शहरों में रहता है, वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजू ने वैसा ही किया जैसा उसे मरियम ने कहा। उसने पुलिस को बुलवाकर तहखाने की खुदाई करवाई। तहखाने में से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले और फिर पुलिस की मदद से डेविड को पकड़ लिया गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। डेविड की बची कुची जिंदगी अब सलाखों के पीछे बस ये सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। वहीं राजू अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि मरियम उस भूतिया खंडर से अब मुक्त हो चुकी थी। राजू के दिन फिर से पटरी पर लौट आए थे। वह वापस दिल्ली भी लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वो बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में एक आवाज आई, तुम कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? राजू ने पलट कर देखा तो वहाँ मरियम खड़ी थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। राजू पूछता है, मरियम तुम? मरियम बोलती है, हाँ मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। राजू मरियम से बोलता है, तुम मुझे बहुत याद आओगी। तभी मरियम हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।